जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 17 जनवरी 2024 और 17 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और खुद से कहते हैं जब तक सिलेक्शन नहीं ले लेंगे तब तक हम यहां पे एग्जाम को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें यहां पे गवर्नमेंट नौकरी पक्की करनी है, ठीक है। हमें सरकारी नौकरी अपनी पक्की करनी है और इसी ध्येय के साथ हम आज के सेशन का आगाज करते हैं। माता पिता के लिए जो हमने सपना देखा है और जो माता पिता ने हमारे लिए सपना देखा है उसे पूरा करने का समय आ गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WEF बोलते हैं, इसकी मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग बिगेन इन विच सिटी? तो फ्रेंड्स, ये आमतौर पर हमेशा अगर आप ध्यान देंगे तो जो जगह है वो है दावोस। यहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग का आयोजन किया जाता है। अब यहां पर मैं आपको गांधीनगर के बारे में समझाता हूं। गांधीनगर में क्या हुआ है? तो गांधीनगर में हाल ही में 10th नंबर का वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट हुआ है। गुजरात इन्वेस्टर समिट कहां पर हुआ है? गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, लिखिएगा। अब बात करते काठमांडू की। तो काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी, जहां पे सार्क का हेडक्वार्टर है, 1985 में उसकी स्थापना हुई है। तो यहां पर हुआ है भारत और नेपाल का आयोग बैठक हुआ है। भारत और नेपाल का आयोग बैठक हुआ है। कौन सा बैठक हुआ है? तो ये 7वां नंबर का आयोग बैठक का आयोजन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू दिल्ली में क्या हुआ, नई दिल्ली में क्या हुआ, तो नई दिल्ली में विश्व जो निवेश सम्मेलन हुआ है, इसके अलावा पशु स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ है? पशु स्वास्थ्य सम्मेलन भी इसका आयोजन किया गया है। विश्व निवेश सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। तो देखिए, दावोस पे वापस से चलते हैं। तो ये जो मीटिंग हो रही है दावोस में हो रही है और 15 से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे थीम पूछे तो आप थीम बताएंगे, ये है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। अभी जो थीम रखी हुई है इसके पीछे एक रीजन, इसके पीछे कारण है। अभी अगर प्रेजेंट में सिचुएशन देखें तो वर्ल्ड में कई जगह पे वॉर चल रहा है। जैसे कि आपने देखा है रशिया यूक्रेन के बीच में, इजराइल में डिस्टर्बेंस चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में, और कई जगह पर ये डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो दोस्तों, प्रेजेंट में जो युद्ध है वहां पे वॉर चल रहा है और युद्ध और संकट के बीच में जो दुनिया बिखर रही है उसी को यहां पर माइंड में ध्यान रखते हुए यहां पर इस बैठक की थीम रखी गई है। तो इसकी थीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। दोस्तों, भारत की तरफ से इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो भारत की तरफ से 3 मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले स्मृति ईरानी, दूसरे अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेल मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, स्मृति ईरानी महिला विकास मंत्रालय संभाल रही हैं, और इसमें 3 CM जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा इस आयोजन में आपको संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस देखने को मिलेंगे। विश्व बैंक समूह के प्रेसिडेंट अजय बांगा, याद रखिएगा, ये भी शामिल हो रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम शामिल हो रहे हैं और भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, श्रीलंका के जितने भी नेता हैं वो यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, बात यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या आई समझते हैं। तो यह एक प्रकार की नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1971 में की गई और पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स को बेहतर करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक मंच होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। 1971 में WEF की जो स्थापना करने का श्रेय जाता है जर्मन के प्रोफेसर, इनका नाम है क्लास श्वाब। क्या नाम है इनका? क्लास श्वाब नाम है। देखिए, यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर बता रहा हूं, आपसे पूछा जा सकता है। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में, 1948 में इसकी स्थापना हुई है। ILO की स्थापना जेनेवा में हुई है, ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और 1919 में इसकी स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई। WTO पहले ये GATT कहलाता था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। UN एड्स का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर बर्न में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लुसाने में हेडक्वार्टर है और IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड में है। कहां पर है? ग्लैंड में है, याद रहेगा। और UNSCR का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 777 777
7 लकी नंबर है MS धोनी का, और मेरे पर्सनल फेवरेट प्लेयर रह चुके हैं MS धोनी। तो यहाँ पर 777 नंबर की क्लास है, 777 नंबर की क्लास है, जल्दी हम 800 की क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाया है, और वो सीरीज हमारी अभी भी कंटिन्यू चल रही। जैसा कि वादा किया था, जीवन पर्यंत करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। अब हर घर करंट अफेयर्स, इसी नारे के साथ हम अपनी क्लास को आगे ले चल रहे हैं। अब इस क्लास की खासियत बता दूं, सुबह 6 AM पर आपको क्लास मिलती है, सबसे कम समय में क्लास मिलती है, यानी आधे घंटे में आपको 30 से 35 मिनट में आपको 1.5 से 2 घंटे का जो लेक्चर होता है वो इसके बराबर है। ठीक है, आधे घंटे में सब कुछ आपको मिल जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कंटेंट मिलता है, ल्यूसन स्टैटिक जीके मिलता है। ये इसकी खासियत है। जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, डेली हमारे साथ लगभग 200-300 नए बच्चे जुड़ते हैं, उनको बताना जरूरी है। एप्लीकेशन आपको कहां पर, एप्लीकेशन स्टडी कर है हमारा, जहां पर आपको डेली PDF मिलती है। ये डेली करंट अफेयर का सेक्शन है, इसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे किसी भी महीने की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईयरली, मंथली जो भी ई बुक है वहां पे आपको मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंपॉर्टेंट PDF अपडेट्स के लिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और अगला वीडियो उनका मिस हो जाता है। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने रहा, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया? द वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो धनु यात्रा जो फेस्टिवल होता है दोस्तों, ये कहां पर ये ओडिशा में धनु यात्रा मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा में। देखिए, ओडिशा में एक रथ यात्रा भी, रथ यात्रा कल मैंने आपको बताया था, रथ यात्रा ओडिशा में पुरी में, कहां पर? उड़ीसा में पुरी में रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। कर्नाटक में कंबाला उत्सव, आपने नाम सुना होगा। कंबाला उत्सव में क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग कंबाला जल्लीकट्टू में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भैंसों की दौड़ होती है। किसकी दौड़ होती है? भैंसों की दौड़ कराई जाती है कंबाला फेस्टिवल में। ठीक है, राजस्थान में ऊंट महोत्सव, कैमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है राजस्थान में, कल मैंने पढ़ाया था आपको। तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। बोनालू, इसमें देवी काली जी की पूजा की जाती है, देवी महाकाली की पूजा की जाती है बोनालू में। ठीक है, देवी महाकाली। और एक जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू ये कहां पे मनाया जाता है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। इसमें जो सांड होता है, बुल जो होता है, उसका जो कुबड़ होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लोग उसके पीछे भागते हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, तो जो विश्व प्रसिद्ध जो धनु यात्रा है बरगढ़ में मनाया जाता है, 76 नंबर की है, और उड़ीसा में शुरू हुई है। और ये यात्रा कब तक चलेगी? 25 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जब देश आजाद हुआ था, और उसी के जश्न के रूप में 1947-48 में बरगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी। ये महोत्सव कृष्ण लीला पर बेस्ड होता है, कृष्ण लीला पर आधारित होता है। बहुत सारे महोत्सव और त्योहार, एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते, पूछा जाता है। पहला है लुई नगाई नी महोत्सव। देखो, नगाई लगा हुआ है, नगाई में ही पता चल रहा है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, ठीक है, सामने ही है, आराम से टिक कर लोगे एग्जाम में। किचेरी महोत्सव कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में किचेरी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब है हलपुनिया टूसू महोत्सव। देखो, टूसू लिखा हुआ, शू शू मतलब आप जो जूता पहनते हैं, शू। अब शू में कभी सांप घुस सकता है, शू में कुछ भी घुस सकता है, तो आपको शू को झाड़ के पहनना पड़ेगा। ट्रिक है। तो शू, जो टूसू महोत्सव है, झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। उगादी महोत्सव कहां पे? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लोहड़ी त्योहार हाल ही में पंजाब में मनाया गया। ठीक है, ओडिशा के बारे में डिस्कस करते दोस्तों। तो ओडिशा जो है, आप यहां पर देखिए, ओडिशा है। ठीक है, तो ओडिशा जो है, इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक इसके चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा सीटें 147 है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखिएगा, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने,
ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? हु हैज लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन सर्वशक्ति को भारतीय सेना ने, किसने? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना ने शुभारंभ किसका? आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए इसका शुभारंभ किया है। तो भारतीय सेना ने कहां पर? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पूछा जा सकता है और इसका लक्ष्य है जम्मू कश्मीर में राजौरी जगह और पूंछ है, वहां पर भारतीय सैनिकों पर बहुत सारे जो आतंकवादी घात लगा करके बैठे रहते हैं और चुपके से हमला करते हैं। सामने से हमला करने की इनकी औकात नहीं है, तो घात लगा करके हमला करते हैं। ऐसे आतंकवादियों को खत्म कर देंगे और खत्म कर देना चाहिए। जो हमारे सैनिकों को मारेगा हम उसको मार डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आतंकवादियों को खत्म करना इनका लक्ष्य है। तो पिछले कुछ सालों में देखें तो कश्मीर में घात लगाकर लगभग 7 सैनिक शहीद हो गए। ये आंकड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो राजौरी पूंछ बेल्ट में हमलों में अभी 20 से अधिक सैनिक जो हैं शहीद हुए इस जगह पर खासकर। तो ये डेटा मैं बता रहा हूँ, ये डेटे पे मत जाइए। बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद होते हैं और हमारे लिए वो लड़ाई करते हैं। कुछ डेटा बाहर आ जाता है, कुछ डेटा हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो उनको आतंकवादियों को मारना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑपरेशन सर्वशक्ति स्टार्ट किया गया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भारत में चलाए गए, आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। पहला ऑपरेशन आहट। ठीक है, तो ऑपरेशन आहट हमारे रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया। महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है। ठीक है, उन्हें खरीदा और बेचा जाता है, उसे रोकने के लिए ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया गया है हमारी बीएसएफ के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। राजस्थान में लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान सीमा, जो कि पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ होता है, उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है? ऑपरेशन अवेलेबल। तो आरपीएफ ने स्टार्ट किया है। रेलवे टिकट में बहुत ज्यादा कालाबाजारी होती, ब्लैक मार्केटिंग होती, इसको रोकने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, तो ये हमारे भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा स्टार्ट किया गया। ओडिशा के जो ओलिव रिडले आप यहां पर देख पा रहे कछुए हैं, उसको बचाने के लिए। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे परीक्षा संजीवनी में। अगर आपसे पूछा जाए कि केसर जो है, केसर जो जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के किस जिले को दिया गया है, तो 21वाड़ जिला है जिसे केसर को भौगोलिक संकेत दिया गया है। डॉक्टर आपके गांव पहल कहां पे स्टार्ट हुआ है? जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। श्रीनगर में अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन किया गया है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ गए। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना है? विच इज इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व इसका आंसर है। अब बाकी राष्ट्रीय पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? एमपी में है, मंडला में है और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में स्थापना हुई थी। एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? तो बेत लगा हुआ, बेत। ठीक है, आप जब छोटे थे बदमाशी करते थे तो आपकी मम्मी और आपके पिताजी बेत से मारते थे, बेत से झाड़ झाड़ के मारते थे। तो बेतला याद रखना। सिरोही कहां पर है? मणिपुर में। क्या है? सिरोही कहां पर है? मणिपुर में। और जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो आपके सिर में हम मणि पहना देंगे। तो सिर में मणि, सिर में मणि, सिर में मणि, तो सिरोही मणिपुर आप याद रखना। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर? इसका पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के बॉर्डर में आता है, एमपी के बॉर्डर में आता है, दोनों जगह आता है। इसका एरिया फैला हुआ है। कई बच्चे कह रहे थे पेंच तो एमपी में है, पेंच महाराष्ट्र में भी इसका एरिया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। और ये डार्क स्काई पार्क क्या है? तो जो प्रकाश प्रदूषण होता है ना, जो लाइट पोल्यूशन है, तो उसको रोकने के लिए इसे डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। ठीक है, जो प्रकाश लाइट प्रदूषण होता है ना, जो आर्टिफिशियल लाइट आती है, तो उसको रोका जाएगा, इसलिए इसे डार्क स्काई पार्क कहा जा रहा है। तो डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जो आमतौर पर किसी वेधशाला या किसी पार्क के आसपास होता है और ये आर्टिफिशियल प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है, इसीलिए डार्क स्काई रिजर्व कहा जाता है। समझ गए? पेंच टाइगर रिजर्व की बात आई है तो पेंच टाइगर रिजर्व 1977 में स्थापित हुआ है।
पेंच टाइगर रिजर्व आपको एमपी में भी देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र रीजन, दोनों रीजन में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेशनल पार्क की बात आई, परीक्षा संजीवनी में नेशनल पार्क से रिलेटेड फैक्ट्स को जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पे है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर है कहां पे पाए जाते हैं? तो एमपी में पाए जाते हैं, 785 टाइगर हैं। और भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? एमपी में है, 12 नेशनल पार्क है एमपी में। कितने हैं? 12 नेशनल पार्क है। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, 7 टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलो। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एशियाई गिर शेर कहां आपको देखने को मिलेंगे? तो गुजरात में आपको एशियाई गिर शेर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने रहा, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने के लिए दिया गया? विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज बीन अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? तो हर महीने बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के द्वारा घोषणा की जाती है, और इसमें दीप्ति शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीप्ति शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये महिला क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष यानी मेल कैटेगरी में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं, मेंस क्रिकेटर, ये है पैट कमिंस, इनको चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ। यहां पर आप दीप्ति शर्मा को देख पा रहे हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है आईसीसी के द्वारा। ठीक है, तो दीप्ति ने पिछले महीने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, इसी वजह से इनको चुना गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता रहा हूं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो यहां पर आप 3 व्यक्तियों को देख पा रहे हैं। पहली है महिला, भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी। तो दोस्तों ये पहली ऐसी महिला है जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दूसरे वीरेंद्र सहवाग आपको देखने को मिल रहे हैं। तीसरे श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं अरविंद डी सिल्वा, तो इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है हाल ही में। ठीक है दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में बता रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है, प्लेइंग इट माई वे ये पुस्तक किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका नाम है पंचतंत्र। चाणक्य की जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, वैसे इकोनॉमिक्स पे बेस्ड नहीं है, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है, तो इस पुस्तक में प्रशासन के बारे में बताया गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत फेमस बुक है। गोदान या फिर गबन प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। कल्हड़ जी ने लिखी है रास तरंगिणी। मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखा दत्त ने लिखी है। गीतांजलि पुस्तक लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, अब इसके बारे में क्या खासियत है आपको कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना है। दोस्तों यहां पर आप अयाज सर को देख रहे हैं। अभी जब से मैंने इनके बारे में आपको बताना शुरू किया है तो आप जुड़ने लगे हैं। आप डेली जुड़िए, शाम को 7 बजे आपकी मैथ्स एक बार आप क्लास लीजिए, आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और 8 बजे रीजनिंग की क्लास पढ़ा रहे हैं सुजीत सर, जो कैट लेवल की रीजनिंग पढ़ाते हैं। और फिर राजेश सर तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ रिलेट कर देते हैं रात को 9 बजे। इन तीनों का सेशन लगातार होता है और मेरा सेशन सुबह से लेकर शाम तक आपको मिलेगा। शाम को इनकी क्लासेस मिलेगी। अब इंग्लिश के टीचर भी आएंगे, हिंदी के भी टीचर आने वाले हैं। भारत और किस देश के बीच में लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह अन्वेषण क्या होता है? एक्सप्लोरेशन है ना। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और किस देश के बीच में, ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भारत और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर के अभी हस्ताक्षर हुए हैं, सिग्नेचर किए गए हैं। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में अभी क्या हुआ है, आईआईटी मद्रास कैंपस स्थापित करने जा रहा है। आईआईटी मद्रास कहां पर? परिसर स्थापित करने जा रहा है। कहां पर? ये कहां पर स्थापित होगा? श्रीलंका में होगा, पहला लिखिएगा। दूसरा, अभी हाल ही में तंजानिया में आईआईटी ने अपना एक कैंपस खोल लिया है। कहां पर? तंजानिया में ओपन हो चुका है दिसंबर महीने में। ठीक है, अब यहां पर हम अगले ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो गुयाना से क्या डील हुई है? भारत और गुयाना के बीच में हाइड्रोकार्बन को लेकर के समझौता हुआ है। किसको लेकर के? हाइड्रोकार्बन को लेकर के समझौता हुआ है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर के समझौता हुआ। किसको समझौता हुआ? सेमीकंडक्टर के लिए यहां पर समझौता किया गया है। ठीक है,
अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं भारत और अर्जेंटीना के बीच में। तो भारत की जो जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, इसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसने यहां पर 2 बिलियन, कितने, 2 बिलियन रुपए के लिए लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और पहली बार कोई भारतीय सरकारी कंपनी लिथियम एक्सप्लोरेशन में कदम रख रही है। दोस्तों लिथियम का क्या काम होने वाला है? तो लिथियम एक प्रकार से जो यूज होता है आपके मोबाइल में, आपके इलेक्ट्रिक वाहन में, आने वाला समय इसी का होने वाला है। तो भारत को इसकी जरूरत है और भारत बहुत ज्यादा दूसरे देशों से इसे इंपोर्ट करता है। तो लिथियम एक प्रकार का नॉन फेरस मटेरियल है, अलौह धातु है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लाइटेस्ट और सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा है, तो आप याद रखिएगा लिथियम सबसे लाइटेस्ट और सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है। दोस्तों यहां पर आप मैप देख पा रहे हैं साउथ अमेरिका का, और साउथ अमेरिका में आपको अर्जेंटीना पे लेके चल रहा हूं, जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का विनर बना। लियोनेल मेसी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में लिथियम देखने को मिलेगी। और यहां पे एक ट्राइंगल बनता है, यहां पर एक ट्राइंगल बनता है, ऐसा ट्राइंगल बनता है। इस ट्राइंगल में बहुत ज्यादा मात्रा में लिथियम पाया जाता है। तो ये अर्जेंटीना, चिली और यहाँ पे बोलीविया, ये बोलीविया भी इसमें शामिल है इस प्रकार से। तो बोलीविया में लिथियम ट्रायंगल इसे कहा जाता है, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम का जो प्रोडक्शन करते हैं वो चिली और ऑस्ट्रेलिया, इनका नाम आता है। भारत में अभी हाल ही में आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, जम्मू संभाग के रियासी, जम्मू संभाग में यहां पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में 59 लाख टन का लिथियम का स्टोरेज मिला है, भंडार मिला है, रिजर्व मिला है, ठीक है। अब यहां पर अभी हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में भी एक बड़ी मात्रा में लिथियम की खोज हुई है। कैलिफोर्निया राज्य में सबसे बड़ी जो झील है साल्टन सागर में लिथियम की खोज यहां पर की गई है। तो किसी भी देश के लिए लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे हैं। इसकी कीमत 540 बिलियन डॉलर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर से किसे चुना गया? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर? तो फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी चुने गए हैं। अब लियोनेल मेसी को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? तो 8वां बैलोन डी ओर अवार्ड मिला है, 8 नंबर का बैलन डी ओर अवार्ड मिला है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए। क्या चुने गए हैं? एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको यहां पर दिया गया है, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। किलियन एम्बापे की बात करें तो किस देश के खिलाड़ी है? फ्रांस के खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल देश को बिलोंग करते हैं। एर्लिंग हॉलैंड, एर्लिंग हॉलैंड की बात करें तो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं। तो वापस से आते हैं लियोनेल मेसी के बारे में जानते हैं। तो लियोनेल मेसी यहां पर आप देख पा रहे हैं अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला है, लगातार दूसरे साल अवार्ड इन्हें मिला है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर आप फीमेल कैटेगरी देखें तो आइताना बोनमती स्पेन की खिलाड़ी हैं। अब आप इनका नाम, किस देश को? बोन लिखा हुआ, बोन मतलब हड्डी, हड्डी में लोगों को आजकल दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। बोन में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो बोन में जब पेन हो रहा है तो बस एस लगा देना, तो स्पेन देश आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बार्सिलोना के लिए क्लब फुटबॉल खेलती हैं आइताना बोनमती। वहीं पे अगर आपसे पूछूं बेस्ट कोच का अवार्ड किसे मिला है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं पेप ग्वार्डियोला, इनको मिला है। सबसे बेस्ट गोलकीपर यहां पर पुरुष श्रेणी में एडरसन है, जो कि ब्राजील के प्लेयर है। सबसे बेस्ट महिला कैटेगरी में है, इनका नाम है मैरी इरप्स, जो कि ब्राजील के, मैरी इरप्स, ठीक है। तो फीफा की बात करें 1904 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? कैम, याद रखना, क्या रखोगे? कैम, ठीक है। तो कनाडा और यहां पर अमेरिका और मेक्सिको में संयुक्त रूप से 2026 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्नार्डो एरेवलो किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? बर्नार्डो एरेवलो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो बर्नार्डो एरेवलो ये ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने। कहां के राष्ट्रपति बने हैं? ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक के कौन है? पेट्र पावेल, कौन बने हैं? पेट्र पावेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और सिंगापुर के थर्मन शनमुगरत्नम। नेपाल के हैं, कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल।
तो ग्वाटामाला, यहाँ पर ग्वाटामाला के जो राष्ट्रपति हैं वो बर्नार्डो एरेवलो है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं। ये एक राजनीतिक उदारवादी नेता माने जाते हैं और इन्होंने कसम खाई है कि भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, ऐसा इन्होंने दावा किया है। अब देखिए ग्वाटामाला आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ अमेरिका में आपको ग्वाटामाला देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, मैक्सिको के ठीक नीचे आपको ये जो कंट्री दिख रही है ग्वाटेमाला कंट्री है, और उसके नीचे एल सल्वाडोर है, फिर होंडुरस है, बेलीज है। तो मैक्सिको के ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ग्वाटेमाला, इसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। इसकी जो करेंसी है वो है क्वेट्जल। क्या है? क्वेट्जल है। ठीक है, चलो 9th नंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर के एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? तो यहां पर सक्सेशन ने, किसने जीता है? सक्सेशन ने अवार्ड जीता है। ये टेलीविजन अवार्ड है जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। एमी अवार्ड 2024 में सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन ने जीता है। लॉस एंजलिस यूएस में इसका आयोजन किया गया था 75 नंबर के एमी अवार्ड्स का। इसमें द बियर और सक्सेशन ने सबसे ज्यादा यहां पर 6 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट पुरस्कार बता रहा हूं, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे सिनेमा पुरस्कार मैं आपको बता चुका हूं, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर बनी है। लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज में जेरेमी एलन है द बियर के लिए। लीड एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज में यहां पर क्विंटा ब्रुनसन है एबॉट एलिमेंट्री के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेस्ट डायरेक्टिंग फॉर अ लिमिटेड सीरीज है ली सूंग जिन बीफ के लिए। बेस्ट टॉक सीरीज द डेली शो विथ ट्रेवर नोहा कॉमेडी सेंट्रल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो टेलीविजन अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो एमी अवार्ड्स है जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और 1949 में पहली बार दिया गया था, 1949। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक बढ़ सकती है? तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है 7.3% की रेट के साथ बढ़ सकती है, ऐसे आंकड़े यहां पर पेश किए गए हैं। तो भारत की इकोनॉमी जो है 31 मार्च को खत्म होने वाले मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, ऐसी बात कही जा रही है। तो पिछले वर्ष के मुताबिक अगर बात करें तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है 6.5% से 7% बढ़ा दिया गया है और यहां पर वित्त वर्ष में काफी तेजी देखने को मिली है। बीते 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था पर अगर फोकस करें तो 7.2% के साथ ग्रोथ रेट है 2022-23 की। ये जो डेटा इकट्ठा किया जाता है ये फाइनेंशियल ईयर यानी बजट जो अभी पेश होगा फरवरी महीने में, अगले महीने 1 फरवरी को बजट पेश होगा, मैं आपको बताऊंगा। तब ये बजट तैयार करते समय इन डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। जब भारत हमारा आजाद हुआ था, आप यहाँ पे शनमुखम चेट्टी को देख पा रहे हैं, तो भारत का पहला बजट इन्होंने तैयार किया था और 26 नवंबर 1947 में पेश किया था। भारत के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे। देखिए बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन आर्टिकल नंबर 112 में एक ऐसी बात कही गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एक लेखा जोखा सरकार तैयार करेगी कि सरकार कितना खर्च करने वाली है, सरकार को कितना आय कहां से आ रहा है, ये आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय आ गया है। 10 मिनट में 35 क्वेश्चन की धुआंधार पारी खेलेंगे। आप सभी तैयार हो जाइए। मैं पहली बॉल फेंक रहा हूं, देखता हूं आप कितने नंबर लाने वाले, कितने चौका मारेंगे, छक्का या फिर आउट। बंगाल की खाड़ी में मुथमिजा अरीगनार डॉक्टर कलेगनार पेन स्मारक किसकी याद में बनाया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था ये एम करुणानिधि, किसकी? एम करुणानिधि की याद पर, याद रखिएगा, एम करुणानिधि जी की याद पर यह स्मारक बनाया जाएगा। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। किसके साथ? माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। किसके साथ? माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है।
विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ड्रग दिवस 26 जून को मनाया जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से चलेगी? तो हरियाणा जिंद से चलेगी। टारगेट था 2023 दिसंबर में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का। अब देखते हैं, अभी चलाई जा सकती, देरी हो गई है। अमरोहा ढोलक किस राज्य से रिलेटेड, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। दोस्तों कल था 16 जनवरी और 16 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे जो कल आपने पढ़ा था। तो देखते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप अपने आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अमृत जो है कहां पे स्टार्ट किया गया है? केरल में, कर्नाटक में। केरल में ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया गया। कहां पर? केरल में स्टार्ट किया गया। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? हिमालयन वुल्फ को यहां पे क्लासिफाई किया गया। पहला बीच गेम्स 2024 में सबसे पहला स्थान किसने हासिल किया? मध्य प्रदेश ने हासिल किया। दीव में इसका आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो कहां पर हुआ है? ये राजस्थान में आयोजित हुआ है। जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? डीआरडीओ ने इसका परीक्षण शुरू किया है। 13वां दिव्य कला मेला कहां पर शुरू हुआ है? तो नागपुर में शुरू हुआ। 12वां सूरत में हुआ है। मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो मुनव्वर राणा उर्दू शायर थे, उर्दू पोएट थे, जिनका निधन हुआ है। पीएम मोदी जी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? तो यह योजना है जनमन योजना। कौन सी योजना है? जनमन योजना। गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को एमजे अकबर ने लिखा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 साल में कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो 24.8 करोड़ लोग सबसे ज्यादा यूपी से बाहर आए। दोस्तों साइंस से संबंधित ल्यूसेंट जीके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस से रिलेटेड है। क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ क्रेटिनिज्म? तो क्रेटिनिज्म में इंसान मंदबुद्धि हो जाता है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता की वजह से क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? मटर के आकार की होती है, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। आपके मस्तिष्क में होती है। मास्टर ग्रंथि होती है जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहां से स्रावित होता है? तो ये एक्सॉन से। कहां से? एक्सॉन से ये रिलीज होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका की छोटी धागे नुमा संरचना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? तो आपने देखा होगा ऐसा, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है डेंड्राइट्स। क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स। कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है? तो ये है इंसुलिन। जो आपकी बीटा सेल जो आपके पेंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है, इसके द्वारा इसका रिलीज किया जाता है इंसुलिन नाम का हार्मोन, जो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। दोस्तों 17 जनवरी के करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब बारी है आपके टेस्ट लेने की। देखते हैं आप 10 में से कितना स्कोर करते हैं। सभी अपना स्कोर बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लुसाने में इसका हेडक्वार्टर आपने पढ़ा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा में है। क्या है? कहां पर है? उड़ीसा में है। जम्मू कश्मीर किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? 31 अक्टूबर 2019 में बना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? 1909 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो ये बुक है सचिन तेंदुलकर की। भारत में लिथियम के भंडार कहां पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। आयताना बोनमती किस देश की फुटबॉलर है? आपको मैंने ट्रिक बताई थी, तो स्पेन की फुटबॉलर है। एमी अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे? तो 1949 में एमी अवार्ड सबसे पहली बार दिए गए थे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग किस शहर में हुई है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों यहां पर कमेंट ऑफ द डे है, जो कल मैंने कमेंट पूछा था। यहां पर प्रीति पानी ग्रही, इन्होंने कमेंट किया है प्रभात्रे के बारे में। मैंने आपसे पूछा था प्रभात्रे के बारे में, उन्होंने कंप्लीट बताया है। बहुत सारे बच्चों ने लाइक भी किया है। प्रीति पानी, वेरी गुड प्रीति। चलो यहां पर आपके लिए एक और है, ये कौन है महिला? इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखने। कल बेस्ट कमेंट्स को पिक करूंगा। दोस्तों ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक लॉन्च हो गई है। वार्षिक करंट अफेयर्स आपको मिलेगा एप्लीकेशन में
टॉप 500 एमसीक्यू के साथ, जो 321 पन्नों की ई बुक है। मैं तो कहूंगा कि इसको प्रिंट आउट मत निकलवाना, आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेना, उसे अपने नोट कर लेना। प्रिंट आउट कराओगे ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, तो इसको चुपचाप पढ़ लेना, ज्यादा बेस्ट होगा। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में आपको मिलेगा, और स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ई बुक सेक्शन में जाना है आपको। हिंदी माध्यम मंथली करंट अफेयर्स, इंग्लिश माध्यम में मंथली करंट अफेयर्स, ल्यूसेंट जीके जो कल से स्टार्ट होने ही वाला है। आज यूपी जीके की क्लास है। आज यूपी जीके वालों, जितने भी यूपी से, चाहे यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी एआरओ, यूपी कांस्टेबल, आप जितने भी, बहुत डीप में मैंने यूपी पढ़ाई है, बहुत डीप में आज से स्टार्ट की है। सुबह 9 बजे आपका लेक्चर शेड्यूल है, आज आप देखिएगा सुबह 9 बजे आज यूपी का, मतलब आपको मजा आ जाएगा। ऐसी यूपी जीके आपको मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में एमसीक्यू भी करा रहा हूं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जितने भी यूपी वाले बच्चे हैं, आपके लिए रामबाण क्लास है, ठीक है। तो मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली ई बुक, यूपी करंट अफेयर्स की भी आपको पीडीएफ यहीं पर मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। राजा गुप्ता अंडरस्कोर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। अभी फिर से मिलने वाले हैं आज, वैसे तो डेली करंट अफेयर की सीरीज में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। विश्वास रख, यकीन रख, तुझे सब कुछ मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने पेपर बेच करके राष्ट्रपति का सफर तय किया है। तो तुम लोग छोटी सी नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे हो, मैं जानता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मोटिवेट बहुत करते हो आप ये बताओ मुझे कि क्या हम कर पाएंगे, तो मैं कहूंगा कि हाँ कर पाएंगे, आप जरूर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।